आज मैं ख़ास तौर पे बात करूंगा वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील की सर्जरी माइक्रो सर्जरी बहुत आम हो गई है, बहुत कॉमन हो गई है और इसके बारे में बहुत से सवालात होते हैं। बहुत से लोगों को एडवाइस किया जाता है कि आप वेरिकोसील की सर्जरी करवा लें और ज़्यादातर लोगों को बिला वजह ही एडवाइस किया जाता है कि आप वेरिकोसील की सर्जरी करवा लें। तो पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये वेरिकोसील है क्या। बेसिकली होता ही है कि जो हमारी टेस्टीज़ हैं, जो गोलियां हैं, उनकी तरफ एक शरेयान आती है, उसको कहते हैं टेस्टिकुलर आर्टरी। ये जो शरेयान होती है ये खून लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, तरोताज़ा साफ़ सुथरा खून लेके आती है। और इसी तरह जब भी एक ऑर्गन को कोई ब्लड सप्लाई होती है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक वो शरेयान जो खून लेके आती है और फिर जब वो खून इस्तेमाल होता है तो फिर उसने वापस भी जाना होता है, बैक भी जाना होता है। तो जो नालियाँ खून वापस लेके जाती हैं, बैक लेके जाती हैं, उनको वेंस कहते हैं। तो जो टेस्टिस से जो खून लेके वापस जाती हैं उनको बेसिकली वो जो वेंस होती हैं वो बेसिकली एक वेन नहीं होती, वो कई वेंस का गुच्छा होता है, उसको कहते हैं पेम्पिनिफॉर्म वीनस प्लेक्सस। तो अक्सर कई वजूहात की बिना पे ये जो खून वापस जा रहा है टेस्टिस से इन वेंस के गुच्छे के ज़रिए से, तो इन वेंस के जो वेल्व्स होते हैं वो कभी कभी ख़राब हो जाते हैं या फिर दीगर वजूहात हैं जिसकी वजह से इन वेंस के अंदर से खून सही तरीके से ख़ारिज नहीं हो पाता, वापस नहीं जा पाता, खून इन वेंस में जमा होने शुरू हो जाता है। उसकी भी कई वजूहात हैं, वो हम फिर किसी वीडियो में बताएंगे कि ये खून क्यों जमा होने शुरू हो जाता है और क्यों वापस नहीं जाता है, क्योंकि ये ज़रा कम्प्लेक्स टॉपिक है, ज़रा मुश्किल टॉपिक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा अनाटमी वगैरह शामिल है, तो आम नाज़रीन को इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। तो मोटी मोटी बात करते हैं कि जो वेन्स है उसमें जो खून वापस जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जा रहा है, वो प्रॉपर तौर पे पेम्पिनिफॉर्म वीनस प्लेक्सस से निकल नहीं पाता और वहाँ पे जमा होने शुरू हो जाता है। तो जिसको आमतौर पे खून के गुच्छे कह देते हैं। बेसिकली कोई जमा हुआ खून नहीं होता, खून के इस तरह के खून के गुच्छे नहीं होते। बेसिकली ये वही जो पेम्पिनिफॉर्म वीनस प्लेक्सस है ये डायलेट हो जाता है, यानी कि ये ज़रा इसके अंदर इसकी जो वेन्स हैं वो बड़ी हो जाती हैं, खुल जाती हैं, ज़रा इनमें ब्लड थोड़ा सा जमा होना शुरू हो जाता है। जमा होना यानी कि एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, ना कि वो जम जाता है। इस चीज़ को समझे। तो इसको आम ज़ुबान में वेन्स के गुच्छे कह देते हैं या फिर खून के गुच्छे कह देते हैं। तो ये बेसिकली इसको वेरिकोसील कहते हैं। अब जब ये खून वापस नहीं जा पाता, वेन्स में जमा होने शुरू हो जाता है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो गोलियां हैं वो टेस्टिस जो है, स्क्रोटम जो है, वो बाहर इसलिए है ताकि ये बॉडी से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहे, क्योंकि स्पर्म्स की फॉर्मेशन जो है ना वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम पे सबसे अच्छी होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस बेस्ट होती है। इसी तरह जिन लोगों की गोलियां नीचे नहीं आ पाती, पेट में ही रहती हैं, जिसको क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं, तो ऐसे बच्चों में मेल फीचर्स तो सारे आ जाते हैं, यानी कि दाढ़ी भी आ जाएगी, दाढ़ी के बाल भी आ जाएंगे, नफ्स भी डेवलप हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन स्पर्म्स उनके नहीं होंगे। अक्सर ऐसे बच्चों को एजोस्पर्मिया होता है। अक्सर ऐसे लोग देखे हैं, यानी कि शादी हो गई है, सब कुछ ठीक चल रहा है और अब औलाद नहीं हो रही, सीमन एनालिसिस कराया तो उसमें एजोस्पर्मिया आ गया। जब लिटा के देखते हैं तो नीचे गोलियाँ ही मौजूद नहीं होती, और वो देखते हैं तो अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं, MRI कराते हैं, तो गोलियाँ इंग्वाइनल कैनाल में होती हैं या पेट में मौजूद होती हैं। तो यानी कि वो गोलियाँ टेस्टोस्टेरोन तो रिलीज़ करती रहेंगी, वो उसके लिए टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, टेम्परेचर डिपेंडेंस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। गोलियों का टेम्परेचर भी बॉडी टेम्परेचर की तरह हो जाता है और स्पर्म की प्रोडक्शन बड़ी इफेक्ट होती है। इसके अंदर एक स्पीशीज़ होती है रेडिकल ऑक्सीडेंट स्पीशीज़, वो थोड़ा सा डैमेज करने शुरू हो जाती है केमिकली, तो इसके अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन इफेक्ट होती है, स्पर्म्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है। एक इंसान को स्पर्म की मोटिलिटी में असर पड़ सकता है, स्पर्म्स की फॉर्म में असर पड़ सकता है, स्पर्म्स की क्वांटिटी में असर पड़ सकता है। अगर स्पर्म्स कम है तो इसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। अगर स्पर्म्स मूव नहीं कर रहे और अच्छी तरह से उनकी मोटिलिटी नहीं है तो इसको एस्थीनोस्पर्मिया कहते हैं। और अगर स्पर्म सही तरह से बन नहीं रही है, नहीं कि टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं, किसी का हेड नहीं है, किसी की टेल नहीं है, किसी का नेक पीस डिफॉर्म्ड है, तो इसको टेरेटोस्पर्मिया कहते हैं। तो ये कुछ लोगों में तीनों ही होते हैं, ओलिगो एस्थीनोटेरेटोस्पर्मिया, इसको ओर सिंड्रोम कहते हैं।
तो इस तरह वेरिकोसील जो है ये इफ़ेक्ट करती है। लेकिन इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, वेरिकोसील दो टाइप की हैं, एक क्लिनिकल वेरिकोसील है और एक सब क्लिनिकल वेरिकोसील है। अब जो सबसे कॉमन इस वक्त मार्केट में देखी जा रही है, लोगों में देखी जा रही है, जिसके साथ पेशेंट्स आते हैं, वो बेसिकली सब क्लिनिकल वेरिकोसील है। वो इतने नुकसान की वजह नहीं होती, वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम काज नहीं कर रही होती। बिला वजह लोग उसकी वजह से सर्जरी करवा लेते हैं और उस सर्जरी करवाने के बाद भी उनका सीमन एनालिसिस बेहतर नहीं होता। वो थोड़े अरसे के लिए बेहतर होता है, 5-6 महीने के लिए, जब तक वो साथ दवाइयाँ भी ले रहे होते हैं। दवाइयाँ छोड़ते हैं तो सीमन एनालिसिस में स्पर्म की मिकदार दोबारा से कम हो जाती है। तो वो सिर्फ दवाइयों का असर होता है, वो सर्जरी का उसमें कोई इतना ऐसा ख़ास असर होता नहीं है। तो आम तौर पे सब क्लिनिकल वेरिकोसील क्या है? सब क्लिनिकल वेरिकोसील ये है कि एक बंदा है, क्लिनिकल वेरिकोसील ये है कि आप डॉक्टर को हाथ लगाने से जब वो महसूस करता है या फिर देखने से उसको पता चल रहा है कि इस बंदे को वेरिकोसील है। अब जो क्लिनिकल ग्रेड्स हैं, एक जो सब क्लिनिकल ग्रेड है यानी कि अल्ट्रासाउंड में आ रही है तो उसको क्लिनिकल ग्रेड 1 कह देते हैं न्यू टर्मिनोलॉजी में, या वो आप कह लें क्लिनिकल ग्रेड 0 ही है बेसिकली। ग्रेड 2 ये है कि एक इंसान पेट का प्रेशर ज़्यादा करता है, जैसे यूँ मुँह फुलाता है, गुब्बारा फुलाता है और ज़ोर से पेट के ऊपर प्रेशर डालता है, तो ये जब इस तरह करता है और नज़र नहीं आती, सिर्फ हाथ से महसूस होती हैं, तो इसको कहेंगे ग्रेड 1 वेरिकोसील। और जब जो है ये इस तरह करने के बग़ैर भी है, हाथ से महसूस हो रही हैं, हाथ लगाने से महसूस हो रही हैं, तो वो होता है ग्रेड 2 वेरिकोसील। और अगर देखने में ही नज़र आ रही हैं, ठीक है, 2 या 3 कह लें, इसमें एक पॉइंट का ऊपर नीचे इजाफा होता है। अगर आप अल्ट्रासाउंड को काउंट करते हैं तो वो ग्रेड 4 तक जाती है, अगर नहीं काउंट करते तो ये ग्रेड 3 तक ही जाती है। तो सबसे बड़ा ग्रेड ये है कि आप देखें, सिर्फ देखें, नज़र आए और आप उसमें वेरिकोसील हो। अच्छा, अब यहाँ पे मज़े की बात ये है, इंसान की 2 गोलियाँ होती हैं, अगर एक गोली को बिल्कुल काट भी दिया जाए ना तो दूसरी गोली सफिशेंट होती है इतने स्पर्म बनाने के लिए कि इंसान के 10 बच्चे भी हो जाएं, और कई लोगों के इतने बच्चे होते भी हैं सिर्फ एक गोली पे। तो आम तौर पे सिर्फ लेफ़्ट साइड की वेरिकोसील होती है। इवन मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको ग्रेड 4 वेरिकोसील है, यानी कि अब दूर से देखने से पता चलता है कि उनकी गोली में लेफ़्ट साइड पे गुच्छा बना हुआ है, लेकिन उनके बच्चे होते हैं, सीमन एनालिसिस बिल्कुल ठीक होता है क्योंकि उनकी राइट साइड की गोली बिल्कुल सही काम कर रही है। तो इस तरह बिला वजह की सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कई लोग आते हैं, वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके आते हैं, ग्रेड 1, 2 या 3 वेरिकोसील होती है, और अक्सर तो ऐसे लोग हैं जिनका सीमन एनालिसिस भी बिल्कुल ठीक होता है, बिल्कुल ठीक सीमन एनालिसिस है, कोई उसमें मसला नहीं है, फिर भी उनको सर्जरी रिकमेंड की जा रही होती है कि आप सर्जरी करा लें। तो ऐसे लोगों में अगर औलाद नहीं हो रही, सब फर्टिलिटी है, तो उसको आप कहेंगे अननोन काज ऑफ सब फर्टिलिटी। उसमें वेरिकोसील को ऑपरेट कराने से कोई खातिर खा इंसान को फ़ायदा नहीं हासिल होता, क्योंकि वेरिकोसील के ऑपरेट कराने की सिर्फ 4 वजूहत हैं। यानी कि अगर एक इंसान को ग्रेड 4 वेरिकोसील है और दोनों तरफ भी है तो फिर भी उसको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत कोई नहीं है जब तक ये 4 चीज़ें ना पाई जाएं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक इंसान है, उसकी शादी हुई है, अब उसके बच्चे नहीं हो रहे, तो उसको अब वेरिकोसील आ रही है, और इसमें भी ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देंगे क्लिनिकल वेरिकोसील को और बायलैटरल, जो दोनों तरफ मौजूद हो, क्योंकि अगर वो क्लिनिकल नहीं है, वो बहुत छोटे दर्जे पे है, सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे आ रही है, हाथ लगाने से महसूस नहीं हो रही, देखने से वो नज़र नहीं आ रही, तो अच्छा, हाथ लगाने से मैं इसमें एक मज़ीद चीज़ का इजाफा कर दूँ, आप डॉक्टर से चेक करें और डॉक्टर ही हाथ लगा के महसूस करेगा वेरिकोसील को, क्योंकि अक्सर लोग वो अपनी गोलियों को महसूस करते हैं, तो गोलियों को बैक साइड पे एक स्ट्रक्चर होता है, उसको एपिडिडिमस कहते हैं, लोग उसको फील करके ये समझ रहे होते हैं कि उनको वेरिकोसील है, तो वो वेरिकोसील नहीं होती, वो एपिडिडिमस और वेरिकोसील में फ़र्क करना ये एक डॉक्टर का काम है। तो एक डॉक्टर ही हाथ लगा के उसको महसूस करके जान सकेगा कि ये क्लिनिकल वेरिकोसील है कि नहीं। तो आम तौर पे उन लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है जिनको क्लिनिकल वेरिकोसील हो और यूजली बायलैटरल हो, दोनों तरफ हो, क्योंकि एक गोली तो काम कर ही रही होती है। तो ऐसे लोगों में ऑपरेशन करने का फ़ायदा भी होता है, उनकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट्स भी बहुत बेहतर हो जाती हैं। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि एक बंदे को मुसलसल दर्द रह रही है, अब वो मेडिसिन भी खा चुका है, उसकी दर्द ठीक ही नहीं हो रही इस वेरिकोसील की वजह से, उसको हर वक्त एक बोझ महसूस होता है।
तो ऐसे लोगों को भी वेरिकोसील की सर्जरी की जा सकती है। नंबर 3 वो लोग हैं जिनको आर्मी की रिक्रूटमेंट चाहिए होती है, क्योंकि आर्मी में अक्सर ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है जिनकी वेरिकोसील हो। तो आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए वेरिकोसील सर्जरी एक ज़रूरत बन जाती है। और नंबर 4 कॉस्मेटिक रीज़न की वजह से कोई बंदा कह रहा है कि भाई उसको प्रॉब्लम तो नहीं है, वो कह रहा है कि बस मैं नहीं चाहता कि ये मौजूद हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो आप सर्जरी कर दें। तो ये 4 वजूहत हैं वेरिकोसील की सर्जरी करने की, इसके अलावा कोई वजूहत नहीं है। तो अक्सर ऐसे लोग देखें जिनकी भी शादी भी नहीं हुई, वो इत्तफाकन अल्ट्रासाउंड कराते हैं किसी और वजह से, तो ये वेरिकोसील निकल आती है और उनको क्या देते हैं भाई ये 1.5-2 लाख का आप ऑपरेशन करवा लें वेरिकोसील का। तो वेरिकोसील अगर आपको अल्ट्रासाउंड में आ भी गई है, क्लिनिकली मौजूद नहीं है और ये 4 वजूहत मौजूद नहीं है, यानी कि आपकी शादी नहीं हुई तो फिर तो बिल्कुल ना कराएं। शादी हो गई है, सीमन एनालिसिस ठीक है, बिल्कुल ना करवाएं। शादी हो गई है, बच्चे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है वेरिकोसील सर्जरी कराने की। ये कैंसर में तब्दील नहीं होती और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन पे असर नहीं पड़ता, ये बात समझ लें। कई लोग मर्दाना कमज़ोरी और टाइमिंग में कमी के लिए भी वेरिकोसील सर्जरी करा लेते हैं कि इसका कोई टेस्टोस्टेरोन पे असर पड़ता है, तो इतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन पे वेरिकोसील का असर नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, अगर ये गोलियां पेट के अंदर भी होती जहाँ पे अच्छा खासा हाई टेम्परेचर होता है एज़ कम्पेयर्ड विद के जो वेरिकोसील ने बढ़ाना है, तो इसके बावजूद भी टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन इंसान का, हार्मोनल फंक्शन इंसान का तकरीबन बिल्कुल ठीक रहता है। उसके अंदर कोई सेक्सुअल वीकनेस या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के मसले नहीं होते। तो वेरिकोसील से टेक होम मैसेज क्या है, वेरिकोसील सर्जरी आपने अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें वेरिकोसील आई है, लेकिन क्लिनिकली वेरिकोसील नहीं है, ज़्यादा चांस है कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। वेरिकोसील है और क्लिनिकल है, सिर्फ एक तरफ है, फिर भी चांस कम है कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है। वेरिकोसील है, आपके बच्चे हैं, कोई ज़रूरत नहीं ऑपरेशन कराने की। वेरिकोसील है लेकिन सीमन एनालिसिस ठीक है, तो फिर भी ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन वगैरह कराने की। हाँ, एक बंदे को क्लिनिकल वेरिकोसील है, बायलैटरल है, सीमन एनालिसिस डिस्टर्ब है, वो ज़रूर सर्जरी कराए।